ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl था, HCl को आप पानी में डालोगे तो इट विल गिव H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। सिमिलरली H2SO4, इसको आप पानी में डालो तो इट विल गिव 2H पॉजिटिव आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन। इसी तरह एक और देखा था फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, उसको वाटर में डालो तो इट विल डिसोसिएट इनटू 3 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड 1 मोल ऑफ फॉस्फेट एनाइन। फिर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो कैटेगरीज ऑफ एसिड्स होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और एक वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, और वीक एसिड्स वो होते हैं जो इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हम लोगों ने देखा था HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4। वीक एसिड में हमारे पास एक होता है इथेनोइक एसिड, जो कि ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, CH3COOH। इसको जब वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा इनटू इथेनोएट आयन CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। वीक एसिड में इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होती है, मतलब अगर इथेनोइक एसिड के मैंने 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो 100 के 100 डिसोसिएट नहीं होंगे, सिर्फ उसमें से 5 या 10 होंगे। तो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। और स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है। वीक एसिड में हमारे पास एक नाइट्रस एसिड भी होता है HNO2, इसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। अगेन इसको वाटर में डालो तो डिसोसिएट ये भी होता है, और ये बनाता है H पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव आयन। अच्छा, वीक एसिड में मैं जो सिंबल यूज कर रहा हूँ वो ये वाला रिवर्सिबल का सिंबल है। जो एरो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में ऊपर अगर देखो तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इसके अंदर हमारे पास एक एरो बनता है। इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार ये डिसोसिएट हो गया तो ये वापस डिसोसिएटेड आयन जो है वो कंबाइन होकर वापस एसिड मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल। और वीक एसिड जो होता है उसमें हम रिवर्सिबल का सिंबल यूज करते हैं। इसका मतलब है कि अगर एसिड मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है तो वो आयंस वापस कंबाइन होकर एसिड मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, ये रिएक्शन पीछे की भी तरफ जा सकता है। अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन का एक पूरा चैप्टर भी है, हम वो वहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन वीक एसिड्स के बारे में आपने याद रखना है कि आप रिवर्सिबल का सिंबल बनाते हो डिसोसिएशन की इक्वेशन बनाते वक्त। एसिड जो होते हैं दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई, H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हर वो सॉल्यूशन जिसको पानी में डिसॉल्व किया जा सके उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, एसिड देते हैं H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस जो होता है वो एक तरह से एसिड का काउंटर पार्ट है, मतलब अपोजिट टू एसिड है। तो बेस क्या होती है? एनी सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के साथ रिएक्ट करे टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज बेस। सॉल्ट बेसिकली क्या होता है? सॉल्ट अभी इस चैप्टर में हम आगे भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन सॉल्ट के बारे में भी ये याद रखना कि अगर कोई कैटाइन और एनाइन आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग सॉल्ट कहते हैं। मोस्टली ऐसे कंपाउंड जो कि आयनिक बॉन्ड बना रहे हो, और आयनिक बॉन्ड एक कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा, तो इनको हम सॉल्ट्स कहते हैं। तो बेस क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हमारे पास सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। अगर इनमें कॉमन चीज देखें तो ये सारी की सारी हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं। मेटल क्या होते हैं? ग्रुप 1 का एलिमेंट, ग्रुप 2 के एलिमेंट, ग्रुप 3 के एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट, ये हमारे पास मेटल्स होते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं। इट मींस कि दे रिएक्ट विद एन एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जैसे ग्रुप 1 की मेटल ऑक्साइड्स की बात करें
तो बेसिस, अच्छा बेसिस होती क्या है पहले तो, that react with an acid to produce salt and water, reacts with acids to produce salt and water। बनती किस चीज से है बेस? मेटल ऑक्साइड से। मेटल ऑक्साइड्स क्या होगा? एक एलिमेंट ऑक्सीजन होगा, जैसे कि नाम से पता चल जाए। और मेटल ग्रुप 1 का भी हो सकता है, ग्रुप 2 का भी हो सकता है, ग्रुप 3 का भी हो सकता है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी हो सकता है कोई। जैसे ग्रुप 1 के किसी मेटल की बात करूं तो सोडियम, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। अभी एक मेटल ऑक्साइड है तो ये एक बेस है, और सोडियम ऑक्साइड एसिड जैसे कि HCl है उसके साथ रिएक्ट करेगी, तो होगा क्या? जो मेटल ऑक्साइड का कैटाइन है, जो प्लस आइन है, वो एसिड के नेगेटिव वाले के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है, जैसे NaCl। इसको हम कहते हैं कि ये बन गया है सॉल्ट। और क्या प्रोड्यूस्ड होता है? वाटर। अभी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जब बनाओगे आप तो इसको बैलेंस भी आपको करना पड़ेगा। जैसे लेफ्ट साइड पे सोडियम 2 है, तो राइट पे अगर मैं 2 लगाऊंगा तो सोडियम 2 हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि 2 मैंने NaCl के साथ लगाया है तो क्लोरीन भी 2 हो गए। लेफ्ट साइड पे क्लोरीन 1 है, तो मैं HCl के साथ 2 लगाऊंगा ताकि क्लोरीन भी 2 हो जाए, और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे। HCl के साथ 2 लगाओगे लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 1 है, और ऑक्सीजन राइट साइड पे भी 1 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। इसी तरह ग्रुप 2 की अगर बात करें तो ग्रुप 2 की मेटल ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम +2 होता है क्योंकि ग्रुप 2 का है, ऑक्सीजन -2, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेस है, जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, लेट्स से इस बार एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो क्या होगा? मैग्नीशियम बीइंग अ कैटाइन, इट विल कंबाइन विद एनाइन फ्रॉम द एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ये MgSO4 का फॉर्मूला कैसे बना है? ये बनाना आना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम +2 है, और सल्फेट आइन हमने एलिमेंट मिक्सर एंड कंपाउंड में याद किया है, वो होता है SO4 नेगेटिव। इसका फॉर्मूला बनाओगे तो ये क्या रह जाएगा? MgSO4। और साथ में क्या प्रोड्यूस्ड होगा? वाटर। अब अगर तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होती तो उसको भी हम बैलेंस करते, लेकिन ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो उसको आगे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को? सर नाइट्रस एसिड को नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं ना? नहीं, नाइट्रस एसिड अलग है, नाइट्रिक एसिड अलग है। देखो वो एसिड जो हमें याद रखना है ना, उसमें है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3। नाइट्रस एसिड होता है HNO2। नाइट्रस एसिड HNO2 होता है। ये बेसिकली एक वीक एसिड है। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और फॉस्फोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड होता है ना, वो ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और वो वीक भी नहीं होते, मतलब बीच में कहीं होते हैं। तो अक्सर जो है वो नाइट्रिक एसिड को वीक एसिड भी कह देगा। अगर वो क्वेश्चन में लिख देता है कि अगर नाइट्रिक एसिड वीक एसिड है, तो फिर आपने उसको वीक एसिड मानना है। अगर कार्बोनिक एसिड को वीक एसिड कह देगा, कार्बोनिक एसिड भी यूजली वीक एसिड के उसमें आता है। तो अब डिपेंड करता है कि क्या कंसंट्रेशन है, उसके हिसाब से भी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पे फर्क पड़ता है। लेकिन नाइट्रस एसिड जो है तो कंफर्म वीक एसिड है, ठीक है। इसी तरह इथेनोइक एसिड जो है वो कंफर्म वीक एसिड है। इथेनोइक एसिड क्या होता है हमारे पास? ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH। अच्छा, क्या नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए? नहीं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल मैंने दी थी। लेकिन ये जो ऊपर लिखे हुए ना, ये मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग, ये वाले आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला
अभी कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि ये हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इथेनोइक एसिड काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाली लाइन में मैंने एसिड के फॉर्मूले लिखे हैं ना, वो उनके आपको सिर्फ नाम देगा और आपसे वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब क्योंकि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आप बना नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी पीछे बात की मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपको पता है मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो Mg2 पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन -2 होता है, तो इसका फॉर्मूला MgO बनेगा, जो हमने एलिमेंट मिक्सचर इन कंपाउंड्स में फॉर्मूले बनाना सीखे हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, अब सल्फेट आपने याद किया हुआ एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में कि वो एक एनाइन होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। तो इसका भी फॉर्मूला आप बना सकते हो, Na2SO4। या तो आप बनाना सीख लो और आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी बार अभी हम यूज करेंगे कि आपको ये याद भी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो एसिड्स है ना, इनके फॉर्मूला आप बना नहीं सकते हो क्योंकि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आयनिक वाला रूल हम यूज कर नहीं सकते। इसलिए ये फॉर्मूले ना हमें याद रखना है। नाइट्रस एसिड याद रखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने एज एग्जांपल यूज किया था। इथेनोइक एसिड अगर अभी याद नहीं होगा तो बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो बेस क्या है? बेस जो है वो मेटल ऑक्साइड है, और ग्रुप 1 2 3 या ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये जो है वो आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगी टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ दो एग्जांपल भी दी हुई हैं, दो मैंने अलग भी करा दी। अच्छा, एसिड हमें पता है कि एसिड को पानी में डालो तो वो आयोनाइज हो जाता है इनटू एक्वस सॉल्यूशन। अब बेस के लिए ना थोड़ा सा यहाँ पे ना एक चीज समझने की कोशिश करना। एसिड्स जो हैं वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं, ये बात हम लोग मिस कर जाते हैं। एसिड जो है ना कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल सिर्फ यही एसिड एक वाहिद कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जो कि आयोनाइज होते हैं, वरना कोवेलेंट मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होते। आयोनाइज कौन होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आइंस में ब्रेक हो जाते हैं पानी में डालने पे। जैसे सोडियम क्लोराइड था, उसको हम पानी में डालेंगे तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है और इसमें ऑलरेडी आयन्स होते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो कि अपना आयनिक लैटिस में अरेंज हुए हुए होते हैं। तो ये आयोनाइज होता है, ये प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स की। कोवलेंट मॉलिक्यूल जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, CH4 है, इनको पानी में डालो तो ये आयोनाइज नहीं होते, डू नॉट आयोनाइज, क्योंकि इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है आयोनाइज होना। लेकिन एसिड ऐसे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आयोनाइज हो जाते हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है, जैसे HCl है तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग, HCl की बॉन्डिंग बनाई है ना हमने, इस तरह से बनती है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। और हमने साथ में ये भी याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड किन किन एलिमेंट्स के बीच में बनता है, ग्रुप 1 2 3 ट्रांजिशन एलिमेंट। इन के ग्रुप का कोई एलिमेंट हो, वो जाके अगर बॉन्ड बना रहा हो ग्रुप 5 6 7 के किसी एलिमेंट के साथ, तो ये बॉन्ड जो होता है ये आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ग्रुप 7 और हाइड्रोजन, मतलब ग्रुप 4 5 6 का कोई एलिमेंट आपस में, या ये सारे ग्रुप आपस में, या हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये कोवलेंट बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्लोरीन ग्रुप 7 का है और हाइड्रोजन, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन एसिड एक वाहिद कोवलेंट मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से वो आयोनाइज होते हैं। और जब भी एसिड जो है वो एज इलेक्ट्रोलाइट भी यूज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो सोल्यूशन जिनमें आयंस हो। अब इलेक्ट्रोलाइट को आगे हम इलेक्ट्रोलिसिस में देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट से। फिलहाल इतना याद जरूर रखना है कि एसिड आर द कोवेलेंट मॉलिक्यूल दैट आयोनाइजेस टू गिव आयंस, स्पेशली H पॉजिटिव आयन देता है एसिड, जिसकी वजह से सोल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन की वजह से। सही। अच्छा, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि एसिड्स क्या है जो कि H पॉजिटिव आयन दे, बेसिस क्या है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट हो, रिएक्ट विद एसिड्स
टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स में हमारे पास आ गया जैसे कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। बेस हमारे पास किस चीज की बनती है? मेटल ऑक्साइड्स, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गई, पोटेशियम ऑक्साइड हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड हो गई। अच्छा, बेस को अगर एसिड को हम पानी में डालते हैं तो आयोनाइजेशन हो जाती है। जैसे HCl को पानी में डाला था तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन निकला था। बेस को पानी में डालने में क्या होगा? जब बेस को हम पानी में डालेंगे तो कुछ बेसेस जो होती हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड लाइक दिस NaOH। अब ये NaOH क्या कहलाता है? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगेन हाइड्रोक्साइड आयन जो है हमने एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में देखा है, ये होता है OH-1, सोडियम होता है Na+1। ये फॉर्मूला क्या बना? NaOH। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालो तो वो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालो ना तो वो बड़ी मुश्किल से कुछ डिसॉल्व होता है, कुछ नहीं होता। मैग्नीशियम जो है वो +2 होता है, हाइड्रोक्साइड -1, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? MgOH। तो सारी की सारी बेसेस जो होती हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है स्लाइटली डिसॉल्व होती है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी बहुत स्लाइटली डिसॉल्व होती है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम होता है +3, ऑक्सीजन होता है -2, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? Al2O3। ये बेसिक ऑक्साइड हो गई, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड हो गई, इसको बेस होना चाहिए। इसको पानी में डालो तो ये जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता पानी में डालने पे। तो कुछ बेसेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व होती हैं टू प्रोड्यूस ऑक्साइड से मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो क्या बात कह रहा हूँ कि बेसिस कुछ डिसॉल्व होंगी। डिसॉल्व किस में होंगी? वाटर में। बेस क्या है? मेटल ऑक्साइड। और जब मेटल ऑक्साइड जो वो मेटल ऑक्साइड जो डिसॉल्व हो गया है वो क्या बना लेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को हम बेस कह रहे हैं, वो वाली जो एसिड से रिएक्ट करती हैं। और वो मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाती है वो बनाती है मेटल हाइड्रोक्साइड, और उनको हम कहते हैं एल्केली। ठीक है, तो बेस क्या होता है? डेट रिएक्ट विद एन एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और एल्केली क्या होता है? सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्केलीज। तो अगर एल्केलीज की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बोलोगे? सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्केलीज। जैसे सोडियम ऑक्साइड जब डिसॉल्व हुई पानी में तो उसने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड बेस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्केली है। ठीक है, समझ आई बात ये वाली? अब ये जो एल्केलीज होते हैं ये बिल्कुल एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं। मतलब अब एल्केली फर्दर वाटर में जो होगी वो आयोनाइज हो जाएगी टू प्रोड्यूस Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। जैसे एसिड वाटर में डिसॉल्व होके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बना रहा था, वैसे एल्केलीज वाटर में डिसॉल्व होके Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन बनाएंगे। एसिड में जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो था H पॉजिटिव आयन, जो कि सॉल्यूशन को उसकी एसिडिटी देता है। और एल्कली जब पानी में डिसॉल्व होती है तो जो हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन को उसकी एल्केलिनिटी देता है, एल्केलिनिटी देता है। अच्छा, जो बेसिसिटी है, बेस जो है वो एल्केलिनिटी के साथ ही लिंक है। अगर किसी चीज ने अल्कली बनना है तो पहले वो कभी बेस थी, पानी में डिसॉल्व हुई तो वो अल्कली बनी। ठीक है,
तो बेसिक इन नेचर या अल्कलाइन इन नेचर गोज हैंड इन हैंड, मतलब एक तरह से एक ही चीज है। लेकिन सारी की सारी बेसिस अल्कली बना लें वो जरूरी नहीं है। मतलब सारी की सारी बेसिस पानी में डिजोल्व होके हाइड्रोक्साइड बना लें, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन वो बेसिस जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगी वो अल्कली कहलाएंगी। समझ आई बात? और अल्कली पानी में आयोनाइज होती है to produce OH negative ion and this OH negative ion determines the alkalinity। अब ये alkalinity और acidity एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। मतलब जो एसिड का रिएक्शन, मतलब एसिड जिस तरह से बिहेव करता है उसका अपोजिट अल्कली बिहेव करता है। किस तरह से? केमिकल रिएक्शन की सेंस में। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड है HCl, ये लोग जब आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपोजिट बिहेव करते हैं। जैसे एसिड HCl है, अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब अगर आपस में रिएक्ट होंगे तो ये भी बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अच्छा, ये काम तो बेस भी कर सकता था कोई और, अगर बेस होता जैसे सी का सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस सोडियम ऑक्साइड होता तो ये काम तो बेस भी कर लेता। तो अल्कली का क्या काम है? देखो अल्कली का काम क्या है कि ये हमें एक्वस फॉर्म में मिलेगा। बेस जो है वो जरूरी नहीं है एक्वस फॉर्म में हो। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बना लेगा। तो चाहे बेस हो चाहे अल्कली हो, एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा। लेकिन कुछ बेसेस वाटर सॉल्युबल हो जाती है टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स, जिनको हम अल्कली कहते हैं। और अल्कली जो है वो आयनाइज होती है पानी के अंदर, और अल्कली आयनाइज होकर क्या बनाती है? OH नेगेटिव आयन। और OH नेगेटिव आयन जो है वो सॉल्यूशन को अल्कलाइन बना देती है। अब जैसे यहाँ पे पहले एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, वाटर सॉल्युबल बेसेस होती हैं नोन एज अल्कलीज। और अल्कलीज क्या है कि उनको जब पानी में डिसॉल्व करो द कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। बिल्कुल एसिड का अपोजिट। एसिड्स क्या देखा था हम लोगों ने? कंपाउंड या सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एसिड भी यही था ना, कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन की जगह H पॉजिटिव आयन था। एसिड और अल्कलीज एक दूसरे का अपोजिट है। जिस तरह से एसिड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स हैं, इस तरह अल्कलीज भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कलीज और वीक अल्कलीज होती हैं। अगेन बिल्कुल वही सेम चीज होगी उसमें। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीट का वर्ड भी लिख सकते हो यहाँ पे। इसी तरह वीक अल्कली जो होती है वो इनकम्प्लीट, या इसके लिए पार्शियल वर्ड भी यूज करते हैं, पार्शियली आयोनाइजेस या इनकम्प्लीटली आयोनाइजेस, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक अल्कली है। क्या मतलब है कि अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करूं तो जैसे एसिड में हमने देखा था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था? HCl, इसको पानी में डाला H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन। इसी तरह वीक एसिड इथेनोइक एसिड, इसको पानी में डाला तो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन। लेकिन फर्क क्या आता है इसमें कि अगर मैंने एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स डाले पानी में तो 100 के 100 आयोनाइज हो जाएंगे, सारे यहाँ से खत्म होके आयोनाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर इथेनोइक एसिड के मैंने 100 मॉलिक्यूल्स डाले तो 100 के 100 आयोनाइज नहीं होंगे, यहाँ से शायद 10 ही आयोनाइज हो, बाकी 90 जो है वो ऐसे ही रह जाएंगे। सिमिलरली जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एल्कली है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली की बात हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अगर इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल्स पानी में डालें
क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एल्केली है तो 100 के 100 आयनाइज हो जाएंगे और यहाँ पे 0 रह जाएगा। लेकिन अगर कोई वीक एल्केली है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये Mg2 पॉजिटिव, और क्योंकि OH के साथ 2 है ना यहाँ पे, तो ये इसके 2 मोल्स आएंगे, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आएंगे। तो इसके अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स डालें, क्योंकि ये वीक एल्केली है तो 100 के 100 नहीं, लेट्स से 10 हुए, बाकी जो है 90 ऐसी रह गए, इसलिए ये वीक एल्केली कहलाता है। समझ आई बात? कोई सवाल यहाँ तक? एमन, हफ्सा, कबीर, शानदाना? सर स्ट्रॉन्ग एल्कली की पीएच क्या होती है? देखो अभी पीएच तो मैंने बताया नहीं है ना, पीएच में बताऊंगा फिर बता। अच्छा, देखो डाइल्यूशन, शानदाना, डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ना है अभी। लेकिन कंसंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ लिया ना, तो उससे भी समझ सकते हो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब अगर मैं एसिड की कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम के एसिड जो है वो कितने पानी में। अब एसिड की कंसंट्रेशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन मैटर करेगा, और कितने पानी में वो है। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर जो है वो है 5 डेसीमीटर क्यूब, और इसमें जो H पॉजिटिव आयन्स के मोल आयोनाइज हुए हुए हैं वो मैं कह रहा हूँ, लेट से मेरे पास 2 या बल्कि 2 मोल्स हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी? 2/5। ठीक है, और 2/5 होता है 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर मैं इसी सॉल्यूशन में इसी में क्या करूं, एसिड ना डालूं, बल्कि ना इसी एसिड में ये जो 5 डेसीमीटर क्यूब था मेरे पास 2 मोल, इन्हीं इसी कंटेनर के अंदर ना मैं और पानी डाल दूं। लेट से पानी मैंने और 5 डेसीमीटर क्यूब वाटर और ऐड करा दिया इसमें, तो अब जो सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 डेसीमीटर क्यूब, राइट। और ये जो मोल्स ऑफ एसिड हैं, जो H पॉजिटिव आयन के मोल्स है, वो तो उतने ही है ना, बस फर्क क्या होगा, वो अब ज्यादा पानी के अंदर फैल जाएंगे। तो अब अगर मैं कंसेंट्रेशन निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही है, वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया है, तो कंसेंट्रेशन कितनी हो गई? 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अगर कंसेंट्रेशन कम हो जाती है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि वो डाइल्यूट बन गया है, और अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसको हम कहते हैं कंसेंट्रेटेड बन गया है। तो जो जिसकी कंसेंट्रेशन कम है वो एसिड क्या कहलाएगा? डाइल्यूट एसिड। और जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो क्या कहलाएगा? कंसेंट्रेटेड एसिड। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब अगर HCl मेरे पास 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का है ना, तो वो कोरोसिव होता है, मतलब आपकी स्किन जला देगा। लेकिन अगर मैं उसकी कंसेंट्रेशन कम कर दूं, चलो कंसेंट्रेशन जो है ना कुछ इस तरह का नंबर ले लेते हैं, मैंने लेट से ले लिया 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl। अच्छा, मैं क्या करूं, उसमें पानी डालूं, और पानी डालने पे उसका वॉल्यूम बढ़ा दूं, नंबर ऑफ मोल तो वही रहेंगे एसिड के, तो इसका कंसंट्रेशन कम होके लेट से हो गया 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हम कहेंगे कि डाइल्यूट हो गया। क्या प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो गई? नहीं, प्रॉपर्टीज तो वही हैं। लेकिन लेट से खुदा ना खास्ता अगर आपके हाथ पे थोड़ा सा यही वाला एसिड गिर जाता है, ये ऊपर वाला अगर गिरता है, तो उसके फ्यू ड्रॉप्स अगर आपके हाथ पे गिरते हैं, तो उसके फ्यू ड्रॉप्स में आपके पास जो H पॉजिटिव आयन आपकी स्किन पे गिरेंगे ना वो ज्यादा होंगे। लेकिन अगर डाइल्यूट होगा तो उसमें ज्यादा वॉल्यूम में H पॉजिटिव आयन फैले हुए हैं, तो उसके फ्यू ड्रॉप्स में
H पॉजिटिव आयन कम होंगे। अब जब कम होंगे तो वो डैमेज कम करेगा, ज्यादा होंगे तो ज्यादा डैमेज करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि डाइल्यूट एसिड जो होते हैं ना वो क्या कहते हैं, लेस हार्मफुल होते हैं। इसलिए लेबोरेटरी में हम कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते, डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं। लेकिन एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही ना, रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन मैंने उस स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट कर दिया। इसी तरह अब अगर कोई वीक एसिड है, जैसे इथेनोइक एसिड है, अब अगर उस इथेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब पानी उसमें ज्यादा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड कम है, तो ये तो आपका वीक एसिड हुआ, लेस हार्मफुल हुआ। लेकिन अगर मैं इथेनोइक एसिड में, जैसे इथेनोइक एसिड होता है लेमन्स में, अब अगर मैं क्या करूं, उसमें से उस H पॉजिटिव आयन इथेनोइक एसिड की एक जगह जमा करता जाऊं और पानी कम करता जाऊं, तो वो भी कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और जब वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो वो उतना ही हार्मफुल हो जाएगा जितना के 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl हार्मफुल है। सही है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक से हम पता लगाते हैं कि कौन कितना आयनाइज हो जाएगा। लेकिन अगर वीक एसिड को आप कंसंट्रेट करके यूज करोगे बहुत ज्यादा, तो वो फिर देखो दोनों दे तो H पॉजिटिव आयन है ना। अगर 5 डेसीमीटर क्यूब में आपके पास 3 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन है, तो चाहे वो HCl से आए, चाहे वो इथेनोइक एसिड से आए, बात तो एक ही है, डैमेज तो दोनों उतना ही करेंगे। हाँ, अगर 10 डेसीमीटर क्यूब में आपके पास 3 मोल H पॉजिटिव आयन है, तो उसका क्या मतलब है कि वो ज्यादा फैल गए। अब अगर थोड़ा सा एसिड गिरता है आपकी स्किन पे, तो एक ड्रॉप में H पॉजिटिव आयन भी कम हो जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा वॉल्यूम में फैले हुए। सही है, क्लियर हुई बात चंदना? अच्छा, बेसिस या एल्कली, देखो एल्कली बनी किससे, बेस से बनी है। बेस है मेरे पास मेटल ऑक्साइड, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है। अगर वो पानी में डिजोल्व हो रही है तो वो एल्कली बन गई है। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती हैं। वो फर्क क्या होता है कि एल्कली जो है वो फर्दर पानी में डिसोसिएट या आयोनाइज हो जाती है टू गिव Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। दोनों के दोनों एसिड से रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल दोनों जो है बिटर इन टेस्ट होते हैं। एसिड क्या आते हैं, सावर इन टेस्ट। सावर जो होता है वो जो खट्टा टेस्ट होता है ना, डेट इज सावर। बिटर इज कड़वा टेस्ट। जैसे साबुन होता है ना, साबुन में अल्कली होता है सोप में, तो वो बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है। एसिड में हमने देखा था कि वो इंडिकेटर लिटमस पेपर को रेड कलर का कर देता है। मतलब अगर मेरे पास रेड लिटमस पेपर है और मैंने उसको एसिड में डाला है, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एसिड प्रेजेंट है। और बेस को हम कैसे चेक करेंगे, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। अगर मेरे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है और उसको मैंने एसिड में डाला है, तो वो रेड हो जाएगा। और बेस में क्या होता है, अगर मेरे पास रेड कलर का लिटमस पेपर है और उसको मैंने बेस में डाला है, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। दिस इज बेस। तो बात की थी ना कि अपोजिट होते हैं एसिड्स के, तो देखो कलर चेंज भी अपोजिट दे रहा है। अच्छा, दोनों के दोनों आयन, अच्छा एल्कली जो है ना, एल्कली के लिए स्पेशली, जैसे एसिड आयोनाइज हो रहा है टू गिव आयंस, इसी तरह एल्कली भी आयोनाइज हो रहा है टू गिव आयंस। तो एल्कली भी एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज होंगे जैसे एसिड यूज होते हैं। अगेन इलेक्ट्रोलाइट में देखेंगे कि काम क्या होता है इसका। बाकी एल्कली और बेसिस दे आर सोपी टू टच, मतलब स्लिपरी होते हैं। और एल्कली से हम लोग क्या कहते हैं, सोप भी बनाते हैं। एल्कली प्लस स्किन ऑयल, स्किन ऑयल जो होती है ना, ये एक तरह की फैट्स होती हैं। एंड स्ट्रॉन्ग एल्कलीज दे आर कोरोसिव, जैसे एसिड कोरोसिव होता है ना, एसिड भी कोरोसिव होता है। मतलब कोरोसिव मतलब आपकी स्किन को बर्न करते हैं। और इसका जो सिंबल बना हुआ होता है ना, वो इस तरह का एक हाथ होता है
अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे देखो इस तरह का हाथ बना हुआ होता है, उसके ऊपर एक ड्रॉप बना हुआ होता है, मतलब ये है कि आपकी स्किन पे किसी भी केमिकल के ऊपर अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो इट मीन्स कि वो कोरोसिव है, उसको आपने आपकी स्किन उससे टच नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दोनों के दोनों अब रिएक्शन ऑफ एसिड देख लेते हैं और रिएक्शन ऑफ एल्कलीज देख लेते हैं। एसिड के रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े थे, आई थिंक एसिड के रिएक्शन हम लोगों ने नहीं देखे थे या देख लिए थे लास्ट क्लास में। क्या हुआ बता रहे हो, लेक्चर वगैरह तो पहले रिएक्शन ऑफ एसिड देख लेते हैं कि एसिड जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एसिड हमें अब अच्छी तरह पता है कि एसिड क्या होता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, पहला रिएक्शन है एसिड का। एसिड अगर किसी मेटल से रिएक्ट करेगा, अब हर मेटल से भी रिएक्ट नहीं करेगा, जिनसे कर सकते हैं उनसे, अब किन से कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे मेटल्स के चैप्टर में। तो ये बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल एसिड है HCl, मेटल है सोडियम मेटल, रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस NaCl एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेना। बैलेंस कैसे करोगे? देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं हाइड्रोजन के साथ हाफ लगा दूं, तो ये इक्वेशन तो बैलेंस्ड होगी, सिर्फ एक जगह पे लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के साथ हाफ नहीं लगाते, वो अपनी कन्वेंशनल जैसे आप बैलेंसिंग करते हो वैसे करोगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड पे हाइड्रोजन 2 करने के लिए HCl के साथ 2 लगाओगे, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, तो फिर NaCl के साथ भी 2 लगाओगे तो Na भी 2 हो जाएगा, तो बाकी सबके साथ 2 2 आएगा। तो अब आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको बैलेंसिंग समझ आए वैसे कर लेना। इसी तरह एक रिएक्शन तो ये हो गया, एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, ये अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो दिस विल प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम के साथ 2 लगा दो तो ये बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, एसिड जो होता है ना वो हमेशा एक्वा स्टेट में होता है, तो इसकी जो हम स्टेट सिंबल लिखेंगे ना, दिस इज नोन एज स्टेट सिंबल। एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड में देखा था ना कि जिस सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम यूज कर रहे हैं तो किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, पानी में डिजोल्व, तो इसको हम एक्वस लिखेंगे। सोडियम मेटल है तो वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में, तो उसका स्टेट सिंबल S लिखेंगे, मतलब सॉलिड। अब ये जो सोडियम सल्फेट बना है ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसको भी हम एक्वस लिखेंगे। और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में बनी है, तो उसको हम G लिखेंगे, गैस। सोडियम सल्फेट जो है वो कैसे पता आपको कि सॉल्युबल सॉल्ट है? कुछ सॉल्ट होते हैं जो कि डिसॉल्व सॉल्युबल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये आगे अभी हम इसी चैप्टर में जब सॉल्ट्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम कुछ सॉल्ट को याद करेंगे कि कौन सा सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है, तो तब फिर आपको पता होगा। फिलहाल मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सोडियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है। इसी तरह ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मुझे स्टेट सिंबल डालना है तो HCl एक्वस, सोडियम मेटल सॉलिड, सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है एक्वस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं H3PO4, और मेटल ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है +2, फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव। मतलब फॉर्मूला मैं साथ साथ इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर अभी भी नहीं आया है, याद नहीं है, तो इस सीख जाओ, ये जरूरी है। तो 2 यहाँ आ जाएगा क्योंकि दोनों में 2 और 3 में कॉमन नंबर 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही रहेगा, तो 2 फॉस्फेट के पास आ जाएगा, 3 मैग्नीशियम के पास आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Mg3PO4, और इस पे पूरे ब्रैकेट आ जाएगा 2 और वाटर।
ठीक है, अब अगेन इसको बैलेंस करने के लिए अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो बैलेंसिंग जो है ना ट्रायल एंड एरर है आपका, मतलब ये आपके पास कोई सेट फॉर्मूला नहीं है बैलेंसिंग करने का कि वो फॉर्मूला आपको बता दिया जाए और आपने वो प्लस माइनस करके बैलेंसिंग कर लो। तो आपको थोड़ा सा इसमें देखना समझना पड़ेगा। वैसे तो इतनी मुश्किल बैलेंसिंग आती नहीं है, अक्सर वो बैलेंस करके ही देता है, लेकिन फिर भी इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे अब ये इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो अगर मैं देखूं राइट साइड पे मैग्नीशियम 3 हुए हुए हैं और मैं यहाँ पे मैग्नीशियम जो है लेफ्ट पे एक ही जगह पे, तो उसके साथ 3 लगा लूं ताकि मैग्नीशियम की कहानी तो खत्म हो। दोनों साइड पे 3 हो गए। अब अगर मैं फॉस्फेट को देखूं, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन अलग अलग देखने के बजाय अगर मैं पूरा का पूरा फॉस्फेट देख लूं, तो ये पूरा का पूरा इसके साथ ब्रैकेट के बाद 2 आ गया। लेफ्ट साइड पे जो है वो 1 है, ब्रैकेट तो नहीं लगती जब 1 होता है। तो मैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ पूरा का पूरा 2 कर दूंगा, तो ये जो फॉस्फेट है ये पूरा का पूरा 2 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 6। अब राइट साइड पे हाइड्रोजन 6 करना है। अब हाइड्रोजन 6 करने के लिए अगर आप वहां पे वाटर को छेड़ोगे, मतलब हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे आपको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन काउंट करो तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अच्छा, वाटर तो बन नहीं रहा, खैर हाइड्रोजन बन रहा है, मैंने गलत लिख दिया। दिस इज ओनली हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मेटल है ना, तो मेटल एसिड के साथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये वाली इक्वेशन ना बैलेंस हो गई यहाँ पे, तो हाइड्रोजन भी हो गया 6। एक बार और सुन लो क्योंकि गलत लिख दिया था। फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, ये रिएक्ट हो रहा है मैग्नीशियम के साथ टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला ये है Mg3PO42 और हाइड्रोजन गैस H2। इसको बैलेंस करने के लिए पहले मैंने मैग्नीशियम के साथ 3 लगाया क्योंकि राइट पे मैग्नीशियम 3 है, राइट पे फॉस्फेट के साथ 2 लगा हुआ है, तो मैंने लेफ्ट पे यहाँ पे 2 लगा दिया ताकि पूरा का पूरा फॉस्फेट एक साथ ही 2 हो जाए, ना कि मैं फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को अलग अलग देखूं। मैंने कहा एक बार इसको पूरा टोटल 2 कर दो। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 6। राइट साइड पे हाइड्रोजन जो है वो 2 है, तो उसको 6 करने के लिए मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो एमन ब्रैकेट इसलिए लगता है अगर मेरे पास मैग्नीशियम का चार्ज है +2, फॉस्फोरेट का है PO4 2 नेगेटिव। अच्छा, इससे पहले अगर मैं ये वाली एग्जांपल देखूं मैग्नीशियम क्लोराइड की Mg+2Cl-1, तो यहाँ पे 2 जो है वो जाएगा Cl के पास और उसका 1 जो है जाएगा Mg के पास, तो ये तो Mg1Cl2 हो जाएगा। अब हमने कुछ रूल स्टैब्लिश कर लिए हैं कि 1 जो है वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट इट मींस 1, तो हम 1 नहीं लिखते। इसी तरह मैग्नीशियम फॉस्फेट को अगर हम देखें तो मैग्नीशियम है 2 पॉजिटिव और फॉस्फोरस है PO4 3 नेगेटिव। अब पहला रूल हमारे पास क्या होता है, इन दोनों में कॉमन नंबर से डिवाइड करें तो कॉमन नंबर तो 1 है, 1 1 से डिवाइड करोगे तो वही रहेगा, इससे मैंने करा नहीं। अब ये जो 2 जो है ना मैग्नीशियम के ऊपर, ये फॉस्फेट के लिए जा रहा है पूरा, वो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं जा रहा, और 3 जो है वो मैग्नीशियम के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Mg3PO4। अब ये जो 2 था ना मैग्नीशियम का, ये फॉस्फेट के लिए आया था पूरा। अगर आप यहाँ पे 2 बाहर लिख दोगे तो ये तो 42 जैसा कुछ दिखेगा, या फिर आप बोलोगे कि ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। ये बेसिकली 2 जो है वो पूरे के पूरे फॉस्फेट के लिए है, इसलिए फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि जो 2 जो है वो पूरे के पूरे फॉस्फेट के लिए, मतलब ये फॉस्फोरस के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी, इसलिए ब्रैकेट लगा। सही है। अच्छा, इसी तरह एसिड्स के दूसरा रिएक्शन क्या होता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। बेस अब आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड है, और ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अभी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना रहा था, लेकिन जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि HCl है और बेस हो गई सोडियम ऑक्साइड,
तो वो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, डेट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अगेन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड पे सोडियम 2 है तो राइट पे मैंने 2 लगा दिया, तो यहाँ पे Cl2 हो गया तो HCl के साथ 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, अब सब बैलेंस्ड हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये रिएक्ट कर रहा है लेट्स से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो दिस विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, सल्फेट 2 नेगेटिव, तो कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। अब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। देखो एमन ग्रुप 1 जो होते हैं वो +1 होता है, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो +2 होता है, ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो +3 होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उसका वो खुद बताएगा, जैसे आयरन के साथ 3 लिख दिया है तो इट मींस वो Fe3 पॉजिटिव की बात कर रहा है, लेकिन आयरन के साथ अगर 2 लिख दिया है तो वो Fe2 पॉजिटिव की बात कर रहा है। इसी तरह ग्रुप 5 को अगर हम बात, ग्रुप 4 जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाता नहीं है, ग्रुप 5 की बात करें तो ग्रुप 5 होता है -3, ग्रुप 6 होता है -2 और ग्रुप 7 होता है -1। लेकिन जो ग्रुप कैटाइन और एनाइन होते हैं वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि कैटाइन में अमोनियम आइन जो है वो आपको याद रखना है, लिस्ट दी थी ना इसकी, और एनाइन में सल्फेट एनाइन हो गया SO4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फाइट हो गया। अब ये सारे जो है ना आपको याद रखने हैं तो ये लिस्ट मैंने दी हुई एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड में, इन केस अगर नहीं याद है तो वो जो आपके पास गूगल क्लासरूम का आपको कोड दिया हुआ है तो वो ज्वाइन करके वहां से भी देख सकते हो, या जो प्लेलिस्ट मैंने आपको यूट्यूब पे इस क्रैश कोर्स की जो प्लेलिस्ट बन रही है वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, एसिड का तीसरा रिएक्शन देखते हैं। देखो 2 रिएक्शन देख लिए एसिड के हमने, एसिड विद मेटल क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और दूसरा क्या देखा, एसिड प्लस बेस, ये बना रहा है सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह जो थर्ड रिएक्शन है वो है हमारे पास एसिड का विथ मेटल हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली, ये हमने पढ़ भी लिया। एल्कली या एल्कली को हम मेटल हाइड्रोक्साइड भी बोल रहे हैं ना, जैसे बेस को मेटल ऑक्साइड कह रहे हैं, इसी तरह एल्कली को मेटल हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। बेस को मेटल ऑक्साइड बोला ना, वो मेटल ऑक्साइड जो कि डिसॉल्व हो जाए पानी में अल्कली बना ले वो मेटल हाइड्रोक्साइड होती है। तो उसका भी सेम रिएक्शन है, सॉल्ट एंड वाटर, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एसिड मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड और एल्कली मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है, सोडियम ग्रुप 1 का है +1, सल्फेट मैंने याद किया हुआ होता है SO4 2 नेगेटिव, तो दिस विल बी Na2SO4। अब Na के साथ +1 है, अब SO4 के साथ पूरा 1 आएगा। अब अगेन वही बात है कि SO4 पे ब्रैकेट लगा के 1 लगाना चाहिए था, लेकिन 1 जब भी होता है हम लिखते ही नहीं है, जब मैं 1 नहीं लिखूंगा तो ब्रैकेट भी नहीं लिखूंगा, इसलिए Na2SO4 और वाटर। सेकेंडली इस इक्वेशन को बैलेंस करो, तो इसकी अगर बैलेंसिंग देखो तो सोडियम राइट साइड पे 2 है तो लेफ्ट साइड पे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे 2 लगाने से हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने हो गए, 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में 4, तो राइट साइड पे हाइड्रोजन 4 बनाने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन है इसलिए वाटर के साथ, तो वहां 2 लगाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन कितने हो गए फिर, राइट साइड पे देखो 2 वाटर के साथ है और 4 जो है वो सोडियम सल्फेट के साथ, तो टोटल 6 है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी ऑक्सीजन 4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक था, यहाँ पे 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी 2, 6 हो गया, बराबर बैलेंस हो गया। इसी तरह और भी हो सकता है, जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये लेट से तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट एंड वाटर।
इसी तरह और भी हो सकते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड है, ये वीक एल्कली, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH2, तो ये बना लेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब अगेन फॉर्मूला मेकिंग बड़ी पक्की होनी चाहिए इसमें। कार्बोनेट आयन होता है CO3 2 नेगेटिव, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है 2 पॉजिटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा Mg, क्योंकि दोनों में कॉमन नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करोगे तो Mg+1 बन जाएगा CO3-1, तो ये हो जाएगा MgCO3, क्योंकि दोनों के साथ 1 1 आ रहा है, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, अच्छा कितने रिएक्शन देख लिए हमने? 4 देख लिए। एसिड प्लस मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्या देखा? एसिड प्लस बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तीसरा क्या देखा? एसिड प्लस एल्कली टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। 3 देखे हैं अभी। अच्छा बेस क्या है? बेस मेटल ऑक्साइड है। एल्कली क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह एक चौथा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट्स के साथ। तो मेटल कार्बोनेट्स के साथ जो प्रोडक्ट बनते हैं सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर एग्जांपल एसिड है HCl, मेटल कार्बोनेट है सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इट विल प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी मेटल कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस जरूर करना हमेशा। तो ये इक्वेशन ना इस तरह से बैलेंस हो गई है। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना बैलेंसिंग की। जैसे एसिड है मेरे पास H2SO4 और मैंने इसको रिएक्ट कराया कैल्शियम कार्बोनेट से, तो ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो देखो 4 रिएक्शंस हम लोगों ने एसिड के देखे। एसिड प्लस मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड प्लस बेस या मेटल ऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस एल्कली या मेटल हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड क्या कहते हैं वाटर, एंड एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रिसाइज मतलब मोर एक्यूरेट है। प्रिसीजन इज के आपकी जो रीडिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है सारी, तो चारों बार सेम सेम आंसर आने के चांसेस ज्यादा हैं। दैट्स प्रिसीजन। लीस्ट काउंट बड़ा है या बहुत सारी चीज कह सकते हो। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में ना थोड़ा सा फर्क होता है बस। तो यू कैन से इट मेजर्स द एक्यूरेट वैल्यूज। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये रिएक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे। एसिड प्लस मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस एल्कली। ठीक है, तो ये इन रिएक्शंस को जरा यहाँ से इक्वेशन बना के प्रैक्टिस कर लेना। बिल्कुल, 2 मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, शानदाना क्यों नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक कंटेनर में HCl है, इसमें आपने सोडियम मेटल भी डाल दिया और मैग्नीशियम मेटल भी डाल दिया है, तो ऑब्वियसली दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे होंगे। मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर रहा होगा टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, और सोडियम भी रिएक्ट कर रहा होगा
to produce sodium chloride and hydrogen gas.